नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर हमारे चैनल उड़ान कोचिंग इंस्टीट्यूट पर। साथियों, उम्मीद करता हूँ आप बहुत बढ़िया होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। आज फिर से हम एक और बेहतरीन क्लास लेके आ गए हैं। लॉ ऑफ लर्निंग की क्लास है दोस्तों, और इस क्लास को जो है इसमें से ये मान के चलिए आपको एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा ही मिलेगा। तो यदि आप आज की क्लास देखते हैं, आज के जो कुछ बेसिक क्वेश्चन हैं उनको करते हैं, तो यह पक्का हो जाता है कि आप किसी भी एग्जाम में बैठे वहां से आपका एक क्वेश्चन कंफर्म हो जाता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है, क्योंकि पहले मैं थोड़ा सा क्लासिफिकेशन के बारे में बात करूंगा, फिर उसके बाद जो है मैं लॉज ऑफ लर्निंग और थॉर्नडाइक के बारे में आज हम बात करेंगे कि थॉर्नडाइक ने किस तरह से लॉज ऑफ लर्निंग दिए थे, स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी दी थी। आज उन्हीं सभी के बारे में चर्चा होगी इस क्लास में। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। तो दोस्तों, जैसा कि आपको जानकारी है कि हम एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए क्लासेस डाल रहे हैं। पेड बैच से भी बेहतरीन क्लासेस हैं, आप चिंता मत कीजिए। एकदम विद जो है हमारा जो है प्रैक्टिस सेट के साथ क्लासेस डल रही हैं। तो ऐसा भी नहीं है कि बाद में प्रैक्टिस सेट कराएंगे, बाद में भी कराएंगे, लेकिन साथ साथ बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस हम आपके लिए लेके आ रहे हैं, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस भी बनी रहे क्वेश्चन करने की। आज भी मैं कुछ बेसिक 10-12 क्वेश्चन लेके आया हूँ यूपी टेट के, सी टेट के, लेकिन वो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। जब मैं इसका प्रैक्टिस सेट कराऊंगा तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन और भी लेके आऊँगा। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। ये क्लास जो है हमारी सी टेट, आपके सभी राज्य के टेट एग्जाम्स, और फाउंडेशन क्लास बनेगी ये सुपर टेट के लिए। तो दोस्तों, शुरू करते हैं फटाफट से लर्निंग के बारे में। और सबसे पहले क्लासिफिकेशन जान लेते हैं कि हम जो लॉज ऑफ लर्निंग पढ़ने वाले हैं, कौन से साइकोलॉजिस्ट ने कौन सी लर्निंग दी है, किस प्रकार से पढ़ेंगे, उसका सीक्वेंस जान लेते हैं पहले। तो सबसे पहले दोस्तों, एक जो सबसे पहली बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ थ्योरीज ऑफ लर्निंग में, यानी अधिगम की जो थ्योरी दी गई वो किस किस साइकोलॉजिस्ट ने दी। पहली बात तो आज हम ये करेंगे, और किन तरीके से उनको उसने क्लासिफाई करा है, विभाजित करा है, वो भी देखेंगे। मैं आपको स्टार्टिंग करने से पहले एक बात जरूर बता देता हूं कि देखिए, अलग अलग बुक्स ने अलग अलग क्लासिफिकेशन दे रखी है, तो किसी भी क्लासिफिकेशन को हम गलत नहीं मानेंगे। हम जो भी क्लासिफिकेशन लेके आए हैं उसका रेफरेंस हमने लिख दिया है कि भाई ये रेफरेंस यानी ये किताब से हमारा लिया गया है, ताकि इससे क्या होगा कि भाई आपको यह रहेगा कि एकदम सही क्लासिफिकेशन है। माना किसी और ने आपको दूसरा क्लासिफिकेशन बताया होगा तो वो भी सही होगा। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है, कई बार इससे क्वेश्चन आ जाता है। अकॉर्डिंग टू द हर्गनहेन, इन्होंने एक किताब लिखी थी हर्गनहेन ने, उसमें अपने 4 चैप्टर 5 चैप्टर ही हैं उस किताब में, यदि आप उसको पढ़ेंगे, और वो इन्हीं क्लासिफिकेशंस पे है। तो वो क्लासिफिकेशंस पे थ्योरी साइकोलॉजिस्ट के हिसाब से इन्होंने क्लासिफिकेशन करी है। देखते हैं पहला क्या है। मुख्यतः प्रकार्यवादी सिद्धांत के आधार पर, प्रकार्यवादी का मतलब फंक्शनलिस्टिक थ्योरी इन्होंने जो है क्लासिफाई करी है, फंक्शंस के आधार पे क्लासिफिकेशन करा है। तो मुख्यतः कौन कौन से साइकोलॉजिस्ट आए गए हैं मैंने वो भी लिख दिया है। बीएफ स्किनर आ गया है, थॉर्नडाइक आ गया है, सीएल हल आ गया है। इनकी थ्योरीज जो है वो प्रकार्यवादी के सिद्धांत पे चलेंगी, तो इसके हिसाब से हम इसको पढ़ते हैं। पहला क्लासिफिकेशन ये हो गया। इन्हीं के द्वारा दूसरा जो क्लासिफाई किया गया वो साहचर्य के सिद्धांत के हिसाब से किया गया, यानी एसोसिएशनिस्टिक जो थ्योरी है वो दी गई। ये किन साइकोलॉजिस्ट ने दी मैं आपको बता देता हूं। पेवलोव ने दी, गुथरी ने दी और एस्ट्स ने दी। तो जो हम दूसरा पढ़ेंगे साहचर्य के हिसाब से पढ़ेंगे कि भाई साहचर्य के हिसाब से किस तरह से थ्योरीज दी गई हैं। एक और इनकी किताब ने बकाया, वो बताया संज्ञानात्मक सिद्धांत, यानी कॉग्निटिव थ्योरी दी गई। ये कॉग्निटिव में जो इन्होंने डाला है वो इनसाइट लर्निंग वालों को, यानी गेस्टाल्ट वादियों को, सभी को इसमें डाला है इन्होंने। उसके अलावा जीन पियाजे, टॉल्समैन और बंडूरा को इसमें डाला है, इनकी थ्योरी को इसमें डाला है। तो दोस्तों, ऐसा भी हो सकता है कि जैसे मान लीजिए बंडूरा ने 4 जगह थ्योरी दी हो तो एक ही इसमें आ रही हो, यह भी हो सकता है। तो ये हमारा मुख्य क्लासिफिकेशन हो गया एक तरीके से। एक क्लासिफिकेशन और हम लेके आए हैं आपके लिए। तो देखिए दोस्तों, कई बार इससे क्वेश्चन आ जाता है, मैं आपको बताता हूं। क्वेश्चन ये आ जाता है कि बताइए पेवलोव की जो थ्योरी है वो किससे रिलेट करती है। पहले कई बार ये क्वेश्चन आए हुए हैं, तो वो दे देगा प्रकार्यवादी है, पेवलोव की जो थ्योरी है वो साहचर्य है या संज्ञानात्मक है, तो आप लगाएंगे साहचर्य है। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए बताने का बस ये इसका एक तरीका था कि कोई क्वेश्चन आ जाए तो आपसे गलत ना हो।
कोई क्वेश्चन आ जाए, बस आप इसमें यह ध्यान रखिए साहचर्य इन तीनों की थ्योरी है, बस आप ये ध्यान रखिए प्रकार्यवादी इन तीनों की थ्योरी है, जिससे कि अगर क्वेश्चन आता है तो आप टिक कर देंगे, इससे बाहर इसमें क्वेश्चन नहीं आएगा। अब एक और तरीका है क्लासिफाई करने का, वो है थ्योरी ऑफ लर्निंग को हमने करा है स्टिमुलस और रेस्पॉन्स के आधार पर। स्टिमुलस रेस्पॉन्स का मतलब हो गया उद्दीपन और उसकी प्रतिक्रिया। उद्दीपन और प्रतिक्रिया अभी हम देखेंगे, इसको बहुत प्यार से देखने वाले हैं, आराम से देखने वाले हैं कि ये थ्योरी है क्या। तो सबसे पहले बात करते हैं बिहेवियरिस्ट ने सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो बिहेवियरिस्ट ने देखिए थ्योरी जो दी, स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी, एसआर थ्योरी दी। एसआर थ्योरी को दो तरह से बांटा गया जो बिहेवियरिस्ट ने दी है। बिहेवियरिस्ट ने दो तरह की जो थ्योरी दी उसको दो तरीके से बांटा गया, एक में पुनर्बलन लिया गया, एक में पुनर्बलन यानी रीइंफोर्समेंट नहीं लिया गया, इसके आधार पर बांटा गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात हो गई कि स्टिमुलस रेस्पॉन्स का मतलब है हमारे एनवायरनमेंट में आया हुआ उद्दीपन और उद्दीपन के हमारे द्वारा किया गया उस पर रेस्पॉन्स। ये थ्योरी हम पढ़ेंगे अभी, बहुत बेहतरीन तरीके से मैं इस थ्योरी को बताने वाला हूं। तो एसआर थ्योरी के हिसाब से जो साइकोलॉजिस्ट ने बांटा वो दो तरह से बांटा। एसआर में एक बार रीइंफोर्समेंट दिया, एक बार रीइंफोर्समेंट नहीं दिया। तो जब रीइंफोर्समेंट दिया, पुनर्बलन दिया, तो देखिए कौन कौन से वो आए। थॉर्नडाइक आया, थॉर्नडाइक के अलावा दोस्तों पेवलोव आया। पेवलोव पे मैं क्वेश्चन मार्क लगा देता हूं क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं पेवलोव का नाम इधर आना चाहिए, यानी उनकी थ्योरी में पुनर्बलन की कोई बात नहीं कही गई। कुछ लोग कहते हैं कि पेवलोव यहां आना चाहिए, उनकी थ्योरी में पुनर्बलन की बात की गई है स्टार्टिंग में ही, यानी जब हम स्टिमुलस दे रहे हैं उसी में जुड़ा हुआ है पुनर्बलन, रीइंफोर्समेंट उसी में जुड़ा हुआ है। तो अभी आपके लिए बहुत नई टर्म्स होंगी, एक एक करके इनकी परतें खोल लूंगा, बहुत बढ़िया तरीके से आपको सब कुछ समझ में आने वाला है। बस एक बार अंत तक वीडियो तक बने रहिए, फिर देखिए क्या मजा आएगा। लाइक सब्सक्राइब फटाफट से कर दीजिए। तो समझ गए, पहला थॉर्नडाइक आया, उसने एसआर स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी दी जिसमें रीइंफोर्समेंट था, तो हम इसी आधार पर पढ़ने वाले हैं। फिर दूसरा पेवलोव आया जिसने स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी दी, उसमें भी पुनर्बलन था। फिर तीसरा स्किनर आया, उसने भी एसआर यानी स्टिमुलस रिस्पॉन्स ही दिया, उसमें भी पुनर्बलन था। और फिर हल की थ्योरी आई, ऐसी तरह से मिलर की। इन सभी थ्योरीज में पुनर्बलन था। अब एक और थ्योरी आती है एसआर स्टिमुलस रिस्पॉन्स ही, ठीक है, उद्दीपन और अनुक्रिया की थ्योरी आती है। उद्दीपन अनुक्रिया में फिर बताऊंगा आपको होते क्या हैं, अभी नहीं बताए हैं, लेकिन जिसमें पुनर्बलन नहीं होगा, जिसमें पुनर्बलन का मतलब रीइंफोर्समेंट हम नहीं करेंगे, ऐसी थ्योरी दी गई वॉटसन द्वारा, गुथरी द्वारा और एस्ट द्वारा। तो इनको हम पढ़ लेंगे जिसमें पुनर्बलन नहीं होता। इसके तुरंत बाद बिहेवियरिस्ट के बाद आ जाती है कोग्निटिव थ्योरी, संज्ञानात्मक थ्योरी। ठीक है, अब संज्ञानात्मक थ्योरी में हम जब बात करेंगे तो दोस्तों सबसे पहले क्लासिकल कॉग्निटिव थ्योरी, एक तो क्लासिकल और एक मॉडर्न, ये दो में डिवाइड कर दिया गया संज्ञानात्मक थ्योरी को। क्लासिकल अप्रोच जो दी गई थी वो कॉफका ने दी गई थी। कॉफका मतलब ये वर्थिमायर, कोहलर, कॉफका, ये सब वर्थिमायर इनके गुरु थे, कोहलर कॉफका इनके चेले थे। और ये कौन थे? गेस्टाल्टवादी थे। तो जितनी भी थ्योरी गेस्टाल्ट से रिलेटेड है, यहां पर समझिए, जितनी भी थ्योरी गेस्टाल्ट से रिलेटेड है वो भी सब इसमें हम कवर कर लेंगे। तो गेस्टाल्ट अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारी गेस्टाल्ट थ्योरी यहां पर वर्थिमायर, कोहलर, कॉफका द्वारा दी जाएगी। फिर उसके बाद संज्ञानात्मक दी गई जीन पियाजे द्वारा। पियाजे की थ्योरी को हम यहां पर देखेंगे, टॉल्समैन की थ्योरी को यहां पर देखेंगे और कर्ट लेविन की थ्योरी को यहां पर हम देखने वाले हैं। तो कर्ट लेविन की ने जो थ्योरी दी है वो सब हम यहीं पे देखेंगे। उसके बाद मॉडर्न कॉग्निटिव थ्योरी, मॉडर्न संज्ञानात्मक थ्योरी आई है दोस्तों, ये थी ब्रूनर, ऑसबेल, बंडूरा और वॉल्स, इनके द्वारा मॉडर्न संज्ञानात्मक थ्योरी दी गई है। इसको भी हम इसमें कवर कर लेंगे। तो ये हमारा चार्ट रहेगा कवर का, यही हमारा क्रम रहेगा कवर करने के लिए दोस्तों। तो आज जो है, जो हम लेके आए हैं वो लेके आए हैं थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक की थ्योरी को हम लेके आए हैं, इसको आज हम कवर करने वाले हैं। अगर आपने नोट नहीं किया तो इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। तो दोस्तों आपने इसको नोट कर लिया होगा। अब मैं आगे बढ़ता हूं। तो चलिए थॉर्नडाइक की थ्योरी को शुरू करते हैं। तीन चार शब्द आ गए हैं, उनको देखते हैं। स्टिमुलस क्या होता है,
उसका रेस्पॉन्स क्या होता है। ये जो SR शब्द आ गया यही अपने आप में बहुत भयंकर होता जा रहा है बच्चों के लिए। इसको देखेंगे तो धीरे से शुरू करते हैं, आराम से शुरू करते हैं, ज्यादा कोई टेंशन नहीं देंगे। थॉर्नडाइक स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी, थॉर्नडाइक की उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत। उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत यानी आप ये तो समझ गए कि जो स्टिमुलस है इसका मतलब उद्दीपन है और जो रेस्पॉन्स है इसका मतलब अनुक्रिया है। रेस्पॉन्स का मतलब अनुक्रिया हो गया। अब ये होते क्या है देखिए। सबसे पहले हम एक बात मैं आपको बता देता हूं, जब भी कोई मान लीजिए आपको भूख लगी, आपको भूख लगी तो आपने देखा कि खाना रखा हुआ है, तो खाना क्या है आपके लिए? स्टिमुलस है। स्टिमुलस का मतलब उद्दीपन है, जिसको देख के आप प्रभावित होगे कि यार मेरे को भूख लग रही है, मैं खाऊं। वो जो आपको स्टिमुलस दिखा कि भाई मुझे खाना खाना चाहिए, आपको खाने को क्यों प्रेरित किया गया? क्योंकि आपको भूख लग रही है, एक ड्राइव है आपके अंदर। ड्राइव का मतलब होता है कि हमें भूख लग रही है, भूख सता रही है। अब उसके लिए मैं अनुक्रिया करूंगा, यानी मैं रेस्पॉन्स दूंगा। रेस्पॉन्स चाहे मुझे जाके वहां उठाना पड़े, खाना खाना पड़े। तो ये हो गए उद्दीपन। उद्दीपन का मतलब एक तरह से कोई लालच, एक तरह से कोई बच्चे के मन में एक मोटिव दो कि भाई आप ये करो। तो जब तक बच्चा उसको प्राप्त करने की कोशिश नहीं करेगा, क्या वो रेस्पॉन्स करेगा? नहीं करेगा। जैसे लॉलीपॉप आप बच्चे को दो और कहो सीढ़ी चढ़, तो लॉलीपॉप उसके लिए क्या हो गया? उद्दीपन हो गया। उद्दीपन हो गया। अब उसके लिए वो रेस्पॉन्स करेगा। रेस्पॉन्स का मतलब सीढ़ी चढ़ेगा, तो वो क्रिया हो गई सीढ़ी चढ़ना, और वो उसके लिए जो कर रहा है वो उसका रेस्पॉन्स है। हो सकता है उसमें उसको लॉलीपॉप मिले, हो सकता है वो ना पहुंच पाए, वो दोनों चीजें वहां पर पॉसिबल हो सकती हैं। तो दोस्तों आपको ये तो बात समझ में आ गई होगी कि हमारा उद्दीपन क्या है। हमें मोटिवेट करने के लिए, हमें काम कराने के लिए जो भी चीज स्टिमुलस क्या है? जो भी चीज हमें प्रेरित करे, जिसको देख के हम वो काम करें, जिसकी चाह हम रख के काम करें, वो हमारा स्टिमुलस हो जाएगा, उद्दीपन हो जाएगा। अब जो हम रेस्पॉन्स करेंगे, प्रतिक्रिया करेंगे, वो हमारा रेस्पॉन्स में आ जाएगा, जो भी मैं एफर्ट डालूंगा। अब क्या क्या कंडीशन हो सकती है? मेरा एफर्ट या तो सही होगा या गलत होगा। ये दो ही कंडीशन मेरे साथ हो सकती है। या तो मैं अपने स्टिमुलस को प्राप्त करूंगा या नहीं करूंगा। अगर मैं नहीं करूंगा तो क्या होगा दोस्तों? मुझे एक सबक मिल जाएगा कि ये करने से मेरे को वो प्राप्त नहीं हुआ, तो फ्यूचर में मैं वो काम नहीं करूंगा। जैसे मान लो मुझे सीढ़ी चढ़ के, बच्चे का लॉलीपॉप रखा हुआ है, उसे सीढ़ी चढ़ के लेना है। अब वो सीढ़ी नहीं चढ़ पाया, मान लीजिए वो एक रास्ते से गया और सीढ़ी नहीं चढ़ पाया, तो बच्चे के बिल्कुल मन में स्पष्ट हो गया इस रास्ते से जाके तो नहीं मिलने वाला। अब बच्चा वो वाला रास्ता कभी नहीं लेगा। हो सकता है वो दूसरे वाला रास्ता लेना चाहे, उससे भी ना प्राप्त हो। तो अब बच्चे को यह कंफर्म हो गया कि ये दो रास्ते हैं जिनसे उसको यह लॉलीपॉप प्राप्त होने वाली नहीं है। एक तीसरा रास्ता है जिसे वो चढ़ेगा, फिर उसके बाद उसे वो प्राप्त हो जाएगी। तो कहने का मतलब यह है, बच्चा ट्राई करता रहेगा जब तक उसे वो चीज प्राप्त ना हो जाए, रेस्पॉन्स करता रहेगा जब तक कि वो उसे स्टिमुलस यानी उसकी वो चीज पूरी ना हो जाए। इसी सिद्धांत पे हमारी थॉर्नडाइक की थ्योरी है। अब थॉर्नडाइक ने क्या करा? बच्चे पे एक्सपेरिमेंट नहीं करा, इसने एक बिल्ली पे एक्सपेरिमेंट करा। थॉर्नडाइक ने एक बिल्ली पे एक्सपेरिमेंट करा। तो देखते हैं दोस्तों क्या एक्सपेरिमेंट है वो। तो सबसे पहले पढ़ते हैं जो हमारा एडवर्ड थॉर्नडाइक था। जो एडवर्ड थॉर्नडाइक था दोस्तों, ने अधिगम की प्रक्रिया के स्वरूप को समझाने के लिए कुत्ते, बिल्ली एवं बंदर इत्यादि पे सब पे टेस्ट कर डाले इन्होंने। टेस्ट का मतलब साइकोलॉजिकल टेस्ट, ऐसे नहीं कि सुई ठोक दी और एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं लैब में, वो नहीं। साइकोलॉजिकल टेस्ट इन्होंने सब पे कर डाले। ठीक है, अधिगम की प्रक्रिया संबंधी अनेक प्रयोग इन्होंने उसमें किए हैं। ये बात आपको क्लियर समझ में आ गई होगी। थॉर्नडाइक का इस संदर्भ में एक बिल्ली पर किया गया प्रयोग बड़ा महत्वपूर्ण है। तो एक बिल्ली पर इन्होंने जो करा है उसी को हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार इन्होंने बिल्ली को पकड़ा और उससे जो है उद्दीपन यानी स्टिमुलस और रेस्पॉन्स कराया। तो आपको ये तो पता है कि उद्दीपक और जो हमारा उसकी अनुक्रिया है वो समझ में आ गई। स्टिमुलस और रेस्पॉन्स हम बोलेंगे तो हम इसको डिनोट करेंगे एस से और आर से। अब आप समझ गए दोस्तों, एस और आर जब मैं लिखने वाला हूं, एस का मतलब है उद्दीपक या स्टिमुलस, आर का मतलब है उसका रेस्पॉन्स, आर का मतलब है उसका, इसको बोलेंगे हम एस आर थ्योरी। एस आर थ्योरी, थॉर्नडाइक एस आर थ्योरी का मतलब क्या है? थॉर्नडाइक स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी। इसको अगर हम इंग्लिश में बोलेंगे, हिंदी में बोलेंगे, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत।
बताइए बात समझ में आ गई। तो बिल्ली को उसने थॉर्नडाइक द्वारा प्रयोग किए गए इस पेटी, बिल्ली को जिसने उसमें बंद किया पिंजरे में, उसको बोला पजल बॉक्स। ये याद रखिए, कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि पजल बॉक्स किसने यूज किया था, तो आप आंसर देंगे जी थॉर्नडाइक ने यूज करा था पजल बॉक्स। पजल बॉक्स किसने यूज करा था, तो हम आंसर होगा थॉर्नडाइक ने पजल बॉक्स का इस्तेमाल हमारा किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लेता है वो। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, इसको आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अब देखिए, ये रहा वो पजल बॉक्स, ये रही वो बिल्ली। अब हुआ क्या मैं बताता हूं। सबसे पहले थॉर्नडाइक ने क्या करा, एक भूखी बिल्ली ली, ये रही, ये भूखी थी पहले केस में, एक भूखी बिल्ली ली, ठीक है, भूखी बिल्ली। तो भूखी कैट ले ली उसने, भूख लग रही थी उसको उसने एक पिंजरे में बंद कर दिया। वो पिंजरे का नाम उसने पजल बॉक्स रखा। अब पजल बॉक्स क्यों रखा, क्योंकि उस पिंजरे में एक लीवर था, एक बटन था, एक लीवर था, एक बटन था, जिसके दबाने से गेट खुलता। अगर ये इस लीवर को बिल्ली दबाएगी तो ये गेट खुल जाएगा, बिल्ली बाहर आ जाएगी। अब देखिए, सबसे पहले बात करते हैं एस, स्टिमुलस, उद्दीपक। वो क्या था इस बिल्ली के लिए, तो सबसे पहले भूखी बिल्ली थी। तो भूख क्या थी, भूख बिल्ली की वो ड्राइव थी जो उसे काम कराएगी। भूख क्या थी, वो ड्राइव थी, वो ड्राइव थी, वो मोटिव था जो बिल्ली को काम कराएगा, वो उद्देश्य जो बिल्ली को काम कराएगा वो उसकी भूख है। अगर भूखी बिल्ली नहीं होगी तो क्या वो काम करेगी, नहीं करेगी। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, अगर मेरे मन में काम करने की इच्छा नहीं होगी तो क्या मैं अधिगम कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि मेरे मन के अंदर कोई भी इच्छा नहीं होगी काम करने की तो क्या मैं काम कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा। तो पहली चीज समझ में आ गई, भूख क्या थी, एक ड्राइव थी, एक उद्देश्य था जो उसे प्राप्त कर। अब उसके लिए उसने उद्दीपक क्या रखा, देखिए मैंने यहां पर आपको बोला था एक उद्दीपक रखेगा, तो उद्दीपक क्या रखा उसने वो देख लेते हैं। तो देखिए, उद्दीपक जो रखा वो था एक कटोरे में मछली, एक कटोरे में मछली, ठीक है दोस्तों। एक कटोरे में उसने मछली रख दी, यहां पर बाहर, यहां पर उसने एक मछली रख दी, ये रख दी मछली, ठीक है। यहां पर दोस्तों उसने एक मछली रख दी। अब बिल्ली को लग रही है भूख, उसकी ड्राइव है कि वो भूखी है, उसे उद्दीपक मिल गया, स्टिमुलस मिल गया, कटोरे में मछली साफ साफ दिखाई दे रही है जो उसे खानी है। तो बताइए बिल्ली क्या करेगी, बिल्ली छटपटाएगी, कमरे से बाहर निकलने की, पजल बॉक्स से बाहर निकलने की कोशिश करेगी या नहीं करेगी, बिल्कुल करेगी। वही काम इस बिल्ली ने करा। बिल्ली छटपटाती रही, दीवार नोचती रही, कभी वो वाली दीवार नोच रही है, कभी ये वाली, फिर धीरे धीरे थक हार के वो उस वाली दीवार पे पहुंच गई जिस पे लीवर लग रहा था। फिर उसने वो दीवार नोचनी शुरू करी, गलती से उससे लीवर दब गया, गलती से उससे लीवर दब गया, गेट खुला, बाहर आया, बाहर उसे वो क्या मिल गया, उसे मिल गई मछली, उनने खाली पेट भर गया। अब उसने तुरंत नहीं डाली है थॉर्नडाइक ने, तो मछली मिल जाना, ये जो दीवार नोचना, तो बताइए उसका वो क्या था, रेस्पॉन्स, अनुक्रिया क्या थी उसकी। तो दूसरी जो अगला शब्द आता है हमारा वो है अनुक्रिया, रेस्पॉन्स। तो बताइए रेस्पॉन्स क्या था, अनुक्रिया क्या थी, अनुक्रिया थी उसकी जो उसने एफर्ट डाले लीवर खोलने के लिए, जो उसने लीवर को खोलने का प्रयास, लीवर को खोलने का प्रयास, ये उसका रेस्पॉन्स था, ये उसका रेस्पॉन्स था। आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी कि ये उसका क्या था, उसका रेस्पॉन्स था। बताइए, तो अब आपको सारी चीज समझ में आ गई होगी। भूखी बिल्ली थी, उसकी ड्राइव क्या थी, भूख, उसका उद्दीपक क्या था, कटोरे की मछली, जिसे देख के वो ललचाई, जिसे देख के वो ललचाई, काम करने की इच्छा हुई। फिर उसने रेस्पॉन्स करा, क्या रेस्पॉन्स करा, दीवार नोचना शुरू करा कि भाई कहीं से तो खुलेगा गेट। तो उसको बहुत देर बाद वो लीवर मिल गया, लीवर मिला, गेट खुल गया। यहां तक काम क्लियर हो गया। इसका मतलब उसका जो प्रयास था वो सफल हुआ, प्रयास था वो सफल हुआ। अब अगले दिन या कुछ समय बाद जब बिल्ली फिर से भूखी हुई, उसने फिर उसमें बंद कर दिया। फिर उसने जब उसमें बंद कर दिया, बाहर फिर एक मछली रख दी। अब दोस्तों उन्होंने क्या देखा कि दूसरी बार जब बिल्ली निकली, दूसरी बार जब बिल्ली निकली तो वो थोड़ा जल्दी निकल गई। पिछली बार में उसने बहुत ज्यादा रेस्पॉन्स करे, लेकिन इस बार उसने थोड़े से कम रेस्पॉन्स करे और वो बाहर थोड़ी देर में आ गई। तो यहां से आपने दूसरी चीज क्या सीखी दोस्तों, पहली चीज तो ये सारी चीजें सीख ली,
दूसरी चीज की बिल्ली जब दोबारा से जल्दी से आ गई, इसका मतलब बिल्ली इनके मन में इतना अधिगम का भाव आ चुका है कि यहां पर नहीं मारना, क्योंकि उसे यह पता लग गया कि इस दीवार पे लास्ट में मैं खोल पाई थी, तो उसने उसी दीवार को नोचा, उसी दीवार को नोचा, थोड़ी देर में वो लीवर तक पहुंच गई, थोड़ी देर में वो लीवर तक पहुंच गई, फिर वो लीवर खुल गया। थॉर्नडाइक ने अगले दिन फिर बिल्ली डाल दी, मान लीजिए अगले दिन डाली, तो अब बिल्ली को बहुत बढ़िया पता था कि ये दीवार भी नहीं है, ये वाली दीवार है और इस जगह कहीं लीवर लग रहा है। वो फिर धीरे 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 ये प्रयासों में बिल्ली के अंदर जाती, लीवर दबाती, बाहर निकल जाती। तो देखिए प्रयास करा उसने, तो उस प्रयास की वजह से क्या हुआ, उस प्रयास की वजह से वह जल्दी अधिगम हो गया उसका। यानी बाद में क्या हुआ, पहले रेस्पॉन्सेस बहुत ज्यादा थे, फिर धीरे धीरे उसने अपने पूर्व ज्ञान से रेस्पॉन्सेस को कम करती गई और बाद में एकदम क्लियर कर दिया कि देखो ये दबाने से क्या होगा, बिल्कुल ये दबाने से मिल जाएगा। तो यहां से बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हमें पता चलती हैं, उनको मैं एक एक करके लूंगा। स्टिमुलस समझ में आ गया आपको, उद्दीपक क्या है कि कहीं हमारे लिए बाहर कटोरे में रखी मछली। अनुक्रिया क्या है, वो जो उसने दीवार नोची वो उसकी अनुक्रिया थी। उसकी ड्राइव क्या थी, उसकी ड्राइव थी भूख, अगर वो भूख नहीं लगती तो कुछ नहीं करती। तो इन्हीं चीजों तीनों का रिलेशन जो है वो मुझे आपको समझाना है, इन्हीं तीन चीजों का रिलेशन जो है वो मुझे आपको समझाना है कि उद्दीपक होगा तो हम अनुक्रिया करेंगे, लेकिन उद्दीपक अनुक्रिया के बीच में एक ड्राइव भी है। यदि वो ड्राइव नहीं होगी तो हमारे रेस्पॉन्स थोड़े से कमजोर पड़ सकते हैं, हमारे रेस्पॉन्स थोड़े से कमजोर पड़ सकते हैं। हो सकता है बिल्ली भूखी ना होती तो वो कम प्रयास करती, केवल बाहर निकलने के लिए थोड़े बहुत प्रयास करती, इतने अथक प्रयास नहीं करती। तो ड्राइव का होना भी, भूख का होना यानी ड्राइव का होना भी बहुत जरूरी है। बताइए दोस्तों, बात क्लियर हो गई? आगे बढ़ते हैं अब थोड़ा सा। अब देखिए थॉर्नडाइक ने अपने इस प्रयोग में निम्नलिखित निष्कर्ष निकाले। ये निष्कर्ष बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमें देखने चाहिए, आपको भी देखने चाहिए, क्योंकि बाद में इन्हीं निष्कर्षों को आप बच्चों पे ट्राई करने वाले हो, इन्हीं निष्कर्षों से बच्चों को सिखाने वाले हो आप। ठीक है, लिमिटेशन भी है इसकी, लेकिन हमें निष्कर्ष देखने हैं। पहला निष्कर्ष देखिए, यह उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कोई उद्दीपक स्टिमुलस होना आवश्यक होता है। बिल्कुल, वो मछली ना होती तो आप ट्राई ना करते, इसका मतलब वो बिल्ली ट्राई ना करती, तो इसका मतलब जब आप बच्चे को भी सिखा रहे हो तो कुछ स्टिमुलस रखो, उद्दीपक रखो उसके लिए, तभी तो वो सीख पाएगा। उसके अलावा देखिए, जैसे ऊपर के प्रयोग में मछली भोजन, जैसे ऊपर के प्रयोग में मछली, ऐसे बच्चे को सिखाने के लिए भी कोई उद्दीपक रखिए जिसको वो प्राप्त करना चाहे, जिससे वो जल्दी सीख जाएगा, रेस्पॉन्सेस करेगा, वो जल्दी सीखेगा। उसके अलावा देखिए, दूसरा, पहला पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट देखिए, अधिगम के लिए सबसे पहली आवश्यकता है उद्देश्य होता है। इससे हम ऊपर के प्रयोग में समझ सकते हैं। तो यदि मेरे पास कोई उद्देश्य ही नहीं होगा, यानी तो क्या लर्निंग होगी? बिल्कुल नहीं होगी। मेरे पास एक उद्देश्य होना बहुत जरूरी है कि भाई मुझे मान लो क्लास में फर्स्ट आना है, मुझे क्लास में सेकंड आना है, मुझे जो है सीटेट का पेपर निकालना है। जब तक उद्देश्य नहीं होगा, या मुझे सुपरटेट निकालना है, जब तक उद्देश्य नहीं होगा, जब तक आप मेहनत रेस्पॉन्स नहीं दोगे, जब तक आप रेस्पॉन्स नहीं दोगे, ये आप खुद से देख लीजिए। पेपर नजदीक आते ही कैसे रेस्पॉन्स बढ़ जाता है? क्यों? क्योंकि उद्देश्य आपको पता है अब नजदीक आ गया है। जब पेपर दूर होता है तो रेस्पॉन्स कमजोर रहते हैं। बिल्कुल वही बात है। आगे बढ़ते हैं। निश्चय ही उद्देश्य के पीछे कोई प्रेरक, ये जो मैं ड्राइव कह रहा था, जहां बिल्ली के केस में ये भूख, बिल्ली के केस में भूख, ये प्रेरक होना जरूरी है। प्रेरक अथवा अभिप्रेरक यानी मोटिव होता है। जैसे ऊपर के प्रयोग में भूख, अगर ये भूख ना होती तो बिल्ली जो थोड़े बहुत रेस्पॉन्स करती वो पिंजरे से निकलने के लिए करती। बिल्ली जो थोड़े बहुत रेस्पॉन्स करती वो केवल पिंजरे से निकलने के लिए करती। इतने अथाह रेस्पॉन्सेस बिल्ली ने क्यों करे? क्योंकि उसके पास एक प्रेरक था। तो उद्दीपक, प्रेरक और अनुक्रिया, इन तीन शब्दों में ही आपका पूरा एक खत्म हो जाएगा। ये शब्द आप जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। एक तो उद्दीपक और एक प्रेरक, एक हो गया हमारा प्रेरक, और तीसरा क्या हो गया हमारा? अनुक्रिया। दोस्तों इसी में ही, इन तीन शब्दों से मैं आपको सारी चीजें समझा सकता हूं। तो उद्दीपक आपकी समझ में आ गया, प्रेरक आपकी समझ में आ गया, अनुक्रिया, रेस्पॉन्सेज आपकी समझ में आ गए। ये स्टिमुलस, ये ड्राइव और ये रेस्पॉन्सेज। तो इन्हीं के हिसाब से हम थॉर्नडाइक ने सारी चीजों को समझाया। उसके बाद बात करते हैं
इसके अतिरिक्त उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अनुक्रिया रेस्पॉन्स जो हमने दिए हैं आवश्यक हैं, जैसे कि बिल्ली का पिंजरे से बाहर आने का प्रयत्न करना। अब देखिए, मान लीजिए ये भी जरूरी है, जब हम बच्चे को सिखाने चलेंगे तो मान लीजिए मैंने एक बहुत बढ़िया उद्दीपक भी दे दिया, मैंने बच्चे को उद्दीपक भी दे दिया, उसकी ड्राइव भी है, वो सीखना भी चाहता है, लेकिन वो रेस्पॉन्स नहीं दे रहा। रेस्पॉन्स क्यों नहीं दे रहा? क्या पता बच्चा बिगड़ा हुआ हो, बिल्कुल बेकार बच्चा हो, उसकी संगति सही ना हो, ठीक है, तो वो रेस्पॉन्स नहीं देगा, तो आपको उन्हें सुधारना पड़ेगा। तो जब तक बच्चा प्रयत्न नहीं करेगा, जब तक बिल्ली प्रयत्न ही नहीं करती तो क्या बाहर निकलती? नहीं। सबसे जरूरी चीज ये भी हो जाती है, तीनों शब्द एकदम जरूरी है कि अनुक्रिया नहीं करोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। चाहे आपके पास ये दोनों परोसे हुए रखे हो, भूख भी लग रही हो, सामने मछली भी रखी हो, लेकिन खाने के लिए तो उठना पड़ेगा, उठ के जाना पड़ेगा, मुंह में डालना पड़ेगा, तभी तो खाना खाओगे। तो ये रेस्पॉन्स तो बच्चे को देना पड़ेगा। बताइए, बात क्लियर हो गई है सारी आपको? बिल्कुल सही तरीके से आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिए इसमें क्या है, सामान्य रूप से वे अनुक्रियाएं जो उद्देश्य प्राप्ति के लिए सहायक होती हैं उन्हें सीखने वाला अपनाता चलता है, और जो क्रियाएं निरर्थक होती हैं उन्हें छोड़ता हुआ चलता है। जैसे बिल्ली का एग्जाम्पल लेते हैं, बिल्ली ने पहले क्या करा होगा, चारों दीवारों पे पंजे मारे होंगे। जब चारों दीवारों में पंजे मार के वो लीवर वाली दीवार पे पहुंची होगी, लीवर खुला होगा, तो बिल्ली के मन में एक चीज आई होगी कि ये 3 दीवार तो वेस्ट है पंजे मारना, क्योंकि लास्ट में इसी दीवार से खुला था। तो इसका मतलब उसने जो प्रयत्न करे, उसने जितने भी प्रयत्न करे, उसको ये पता चल गया कि इन प्रयत्नों से मेरा काम नहीं बनने वाला, तो उसका एक अधिगम हुआ कि इनसे काम नहीं होगा। इसका मतलब ये अधिगम हुआ कि यहां से काम होगा। समझिए, जब 3 दीवारों से उसे ये पता चल गया कि यहां से नहीं कुछ होने वाला, तो इसका मतलब उसे क्या अधिगम हुआ कि ये जो चौथी दीवार है इसमें कहीं बटन है। तो ऐसे ही बच्चा सीखता है, प्रयत्न करता है, त्रुटि करता है, प्रयत्न करता है, त्रुटि करता है। इसलिए इसका नाम, इस थ्योरी का नाम थॉर्नडाइक की जो SR थ्योरी है, इसका नाम प्रयत्न एवं त्रुटि ये भी है, यानी ट्रायल एंड एरर। क्या है इस थ्योरी का नाम? ट्रायल एंड एरर। ये भी इस थ्योरी का नाम है, ट्रायल एंड एरर। तो SR थ्योरी के साथ साथ आप एक और नाम लिख लीजिए, SR थ्योरी। इसका नाम बॉन्ड थ्योरी भी है, बॉन्ड थ्योरी। ये बहुत कम लोग जानते हैं कि इसको बॉन्ड थ्योरी भी बोलते हैं, क्योंकि यह एक बॉन्ड है। यह एक बॉन्ड है किस किस के बीच में? अनुक्रिया और जो इसकी उद्दीपकता, उसके बीच में एक बॉन्ड है, तो इसलिए इसको बॉन्ड थ्योरी भी बोलते हैं। तो ये 3 नाम इसके बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये तो पूछे भी जाते रहे हैं। ये वाला नाम SR और ट्रायल एंड एरर तो बहुत पूछा जाता रहा है। मैं बता रहा हूं, थॉर्नडाइक से क्वेश्चन अमूमन मिल जाता है सभी एग्जाम्स में, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, तो मैंने इसलिए तीनों नाम भी लिखवा दिए। तो थ्योरी आपको समझ में आ गई होगी, उद्दीपक भी समझ में आ गया होगा आपको। तो जितने भी अब हम थ्योरी पढ़ेंगे सब में उद्दीपक यानी हमारे प्रेरणा के लिए कुछ रखा होगा, हमारे पे एक प्रेरक होगा, भूख लग रही होगी जैसे एक प्रेरक होगा, और फिर हम अनुक्रिया करेंगे, हम सीखेंगे। यही एक बेसिक तरीका है, और वो हमारे व्यवहार को बदलेगा। वो अनुक्रिया हमारे व्यवहार को बदलेगी, और व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना है, ऐसा आपको गुलिफर्ड ने बोला था, बताया था मैंने आपको। गुलिफर्ड की एक डेफिनेशन है, आगे दिखाएंगे। चलिए, ये बात आपकी समझ में आ गई, आगे बढ़ते हैं। अब इसके कुछ लिमिटेशन है, लिमिटेशन तो होंगे ही। सबसे पहला लिमिटेशन क्या है जी? जानवरों पे हुआ है। ये टेस्ट किस पे हुआ है? जानवरों पे हुआ है, और इंसानों पे लागू कर दिया। जानवर अलग तरीके से सोचते हैं, बच्चा अलग तरीके से सोचता है, तो आप जानवरों पे करके लागू इन पे नहीं कर सकते, तो यहां पर थोड़ा सा लिमिटेशन आएगा। तो हम देखते हैं लिमिटेशंस क्या क्या हो सकते हैं इनके। तो चलिए दोस्तों देखते हैं लिमिटेशंस। इस सिद्धांत की प्रमुख कमियां, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, प्रयत्न तथा भूल। मैंने बताया ना, ट्रायल एंड एरर, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रायल एंड एरर। इस थ्योरी का नाम भी यही है, ट्रायल एंड एरर द्वारा अधिगम पर बल देता है। ठीक है, इस सिद्धांत में समय अधिक लगता है। बिल्ली को कितना समय लगा उस लीवर तक पहुंचने तक? बहुत समय लग गया। पहले दिन तो बेचारी परेशान ही रही होगी, बहुत देर में निकली होगी। दूसरे दिन थोड़ा जल्दी निकली होगी, लेकिन देर तब भी लगी होगी।
तीसरे दिन। तो लीवर तक पहुंचने में, कि लीवर दबा के बाहर निकलने में उसे कई दिन लग गए। समय का वेस्टेज बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि तुक्का नीति है, समझ गए ना, तुक्का नीति है तो समय का तो वेस्टेज होगा ही होगा। पहले तुक्के डालो, सीखो, अपने व्यवहार में चेंज लाओ, फिर दूसरा तुक्का डालो, फिर सीखो, फिर अपने व्यवहार में चेंज लाओ। इस तरीके से सीखता है बच्चा। दूसरा देखिए, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत प्रयत्न एवं भूल द्वारा सही अनुक्रिया तक पहुंचने की बात करता है, जबकि मनुष्य सूझ द्वारा सीधे भी सही अनुक्रिया करते हैं। बाय इनसाइट, इनसाइट थ्योरी गेस्टाल्ट वादियों की है कि मनुष्य जो है इनसाइट यानी सूझ द्वारा भी सीखता है। उन्होंने चिंपैंजी पे एक टेस्ट किया था, उसको भी देखेंगे, तो वो भी बात सही कह रहे थे कि भाई सूझ से भी तो मनुष्य सीखता है, केवल हिट एंड ट्रायल से नहीं। आप मान लीजिए जैसे जो गेस्टाल्ट वादियों ने एक्सपेरिमेंट करा था, मैं आपको उसका थोड़ा सा हाईलाइट दे देता हूं। मान लीजिए आपने एक जानवर को छोड़ दिया, चिंपैंजी को ही, ऊपर केले लटका दिए, नीचे 3-4 डब्बे डाल दिए, तो चिंपैंजी क्या करेगा, एक डब्बा रखेगा, उसके ऊपर दूसरा डब्बा रखेगा, उस पर चढ़ने की कोशिश करेगा और हो सकता है वो केले तोड़ ले। तो इसका मतलब इनसाइट, सूझ से, अपनी सूझबूझ, वो सामान जो पड़ा देखा उससे सूझबूझ से उसने वहां तक पहुंचा, तो इसको इनसाइट थ्योरी भी बोलते हैं। वैसे भी मनुष्य सीखता है, अकेले ही इससे अनुक्रिया करके नहीं सीखता। तो इस पॉइंट का मेरे को बताने का मतलब यह है कि अकेली ये जो हमारी स्टिमुलस और रिस्पॉन्स की थ्योरी है, इसके अलावा भी मनुष्य के पास बहुत सारे तरीके हैं सीखने के। इनसे भी सीखता है, दूसरे तरीकों से भी सीखता है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। फिर उसके बाद आता है उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत मनुष्य को एक जैविक मशीन मानता है। भाई एक मशीन मान रखा है हमने, और अधिगम को एक यांत्रिक प्रक्रिया मानता है। ये नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। एक हमें तो एक मशीन मान लेता है, और जो अधिगम है उसको एक यांत्रिक प्रक्रिया मान लेता है, एक मैकेनिकल प्रोसेस मान लेता है कि इस तरह से करोगे, यानी एक तरह से कंप्यूटर मान लिया उसने, ये फ्लो चार्ट बना के दे दिया, ऐसे 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 प्रोग्राम रन करा दिया, ऐसे होगा। ऐसा नहीं होता है। मनुष्य में सूझ भी होती है, तो कुछ चेंजेस वो सूझ के कारण भी ला सकता है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो क्योंकि मनुष्य में चिंतन, बुद्धि, तर्क, ये सब चीजें हैं, तो हो सकता है वो सारी चीजें ट्रायल से ना करे, अपनी सूझ से भी कर ले। तो ये बात भी उसकी गलत थी, थोड़ा लिमिटेशन था। आगे देखते हैं। उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत के अनुसार अधिगम के लिए उद्दीपक आवश्यक होता है, जबकि मनुष्य बिना उद्दीपक के भी अनुक्रिया करना सीखते हैं। आगे हम देखेंगे कॉग्निटिव थ्योरी में कोई उद्दीपक नहीं रखा होगा। ये एसआर थ्योरी की ही बात कर रहे हैं। देखिए मैं आपको बताता हूं, यहां पर जब हमने पढ़ा था, अब आपको कुछ कुछ परतें खुलने लग गई होंगी आपके दिमाग की। यहां देखिए, यहां पर ही जहां तक स्टिमुलस रेस्पॉन्स है, यहीं तक ही मनुष्य जो है उद्दीपक को देख के कार्य कर रहा है, रेस्पॉन्स करेगा। जब वो संज्ञानात्मक वाले में आ जाएगा, यानी ये लोग, इनके पास उद्दीपक नहीं है, तब भी मनुष्य सीख रहा है। इनकी थ्योरी के हिसाब से, जो कॉग्निटिव थ्योरीज हैं, मनुष्य के पास कोई उद्दीपक नहीं है, यानी उसको कोई चीज नहीं दिखाई दे रही जिसको उसको चाहिए, तब भी वो सीख रहा है इनके हिसाब से। तो जरूरी नहीं है कि मनुष्य जो है केवल उद्दीपक सामने रखा हो तभी सीखे। बताइए, आपको बात अब क्लियर होने लगी होंगी धीरे धीरे। तो ये इसका लिमिटेशंस है। पशुओं पर प्रयोग करके यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है। ये मैं आपको पहली लाइन में बता चुका, पशुओं पे करा और ह्यूमंस पे डाल दिया, बच्चों पे डाल दिया। तो कहीं ना कहीं पूरा परफेक्ट प्लान नहीं है ये भी, तो लिमिटेशंस तो है, लेकिन यूज बहुत होता है। यूज बहुत होता है बच्चों को सिखाने में। कौन से बच्चों को सिखाने में? मंद बुद्धि बच्चों को सिखाने में बहुत यूज होता है, क्योंकि वो ट्रायल एंड एरर से करना, काफी कुछ करना सीख जाते हैं। ट्रायल एंड एरर से शुरुआती में एज में बच्चों को सिखाने में बहुत कामयाबी मिलती है इस थ्योरम से। तो जरूरी नहीं है कि लिमिटेशन है तो बेकार है, नहीं, अच्छा प्लान है, अच्छी चीज है, अच्छी थ्योरी है, जिससे बच्चों को सिखाया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। अधिगम सिद्धांत की उपयोगिता, यूटिलाइजेशन ऑफ थ्योरी। अब इसको हम कहां कहां यूटिलाइज करेंगे वो देख लेते हैं। इस सिद्धांत का शिक्षा में अत्यधिक उपयोगिता है, ये मैं आपको बता चुका, ठीक। सबसे पहला देखते हैं, विद्यार्थियों को स्वयं के प्रयत्न से अधिगम में अवसर प्रदान करने चाहिए। स्वयं के प्रयत्न से सीखा हुआ ज्ञान और कौशल हमेशा बना रहता है। देखिए, जब भी आप खुद से फंस जाओगे किसी सिचुएशन में और खुद ही उसमें अनुक्रिया करके सीखोगे, वो ज्ञान आपका अपना है, किसी ने नहीं सिखाया, आपने सिचुएशन के हिसाब से सीखा, वो बेस्ट है, वो हमेशा याद रहेगा। तो इसलिए इससे जो सीखते हैं बच्चा, इस विधि से जब टीचर सिखाता है, तो इस विधि से अगर टीचर सिखाएगा तो बच्चा लंबे समय तक याद रखेगा, उस चीज को लंबे समय तक याद रखेगा करके। दूसरी बात,
उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत प्रयत्न कर अत्यधिक बल देता है और इस बात पर बल देता है कि छात्रों द्वारा सही अनुक्रिया करने पर उनकी प्रशंसा करनी चाहिए, यानी उन्हें रीइंफोर्समेंट टाइप चीज करनी चाहिए और अनेक असफल होने पर उनको बार बार प्रयत्न करने के लिए प्रोत्साहित। अब देखिए, मान लीजिए बिल्ली 3 दीवारों को नोच के बैठ जाती कि मेरे बस की नहीं है, मैं नहीं जा रही बाहर, भूखी मरती। तो प्रोत्साहन जरूरी है। वहां तो बिल्ली थी, जानवर था, यहां आपका बच्चा है जिसको आप पढ़ाओगे। तो यदि आपको लग रहा है कि वो रेस्पॉन्स तो दे रहा है लेकिन उसका रेस्पॉन्स सही नहीं जा रहा, हमेशा उसके रेस्पॉन्स में दिक्कतें आ रही हैं, वो सही जगह पर उद्दीपन प्राप्त नहीं कर पा रहा, तो आप उसको डिमोटिवेट बिल्कुल मत करो। उसे यूं मत कहो तेरे बस की नहीं है ये काम, आप उसे प्रोत्साहन दो, चल बेटा होगा, एक और ट्राई मार होगा, एक और ट्राई मार होगा। इस तरीके से जब वो बच्चा सीखेगा तो बहुत खुश होगा और आप भी बहुत प्रसन्न होगे क्योंकि वो बच्चा आपके प्रोत्साहन से सीखा। तो यही हमारा एक शिक्षक का कार्य है कि बच्चों को प्रोत्साहित कर करके सिखाएं, उनके रेस्पॉन्सेस खराब होने पर भी बिल्कुल ना घबराएं, सिखाते रहें। इस विधि का प्रयोग मंदबुद्धि बालकों की शिक्षा में बड़ा उपयोगी है, यह बात मैं आपको बता चुका। अब आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, लॉज ऑफ लर्निंग। लॉज ऑफ लर्निंग का मतलब है अधिगम के नियम दिए हमारे थॉर्नडाइक जी ने अपनी इस थ्योरी से कुछ सीख कर। ये जो सीखी थ्योरी उन्होंने, उसके आधार पर उन्होंने लॉज ऑफ लर्निंग दिए। अब लॉज ऑफ लर्निंग मैं बता देता हूं, 2 तरह के लॉज ऑफ लर्निंग हो गए। एक प्राइमरी लॉ, प्राथमिक कुछ नियम दिए, और एक गौण नियम दिए यानी सेकेंडरी लॉ। तो एक एक करके सारे लॉज को चेक करेंगे, देखेंगे क्या लॉ हैं। उसके बाद, क्योंकि ये लॉज भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, मैंने आपको बताया आज का जो हम टॉपिक लेके आए हैं ये 1 नंबर तो आपको दिलवा ही देगा। आपके 30 क्वेश्चनों में से कहीं ना कहीं ये आज का टॉपिक आपको 1 क्वेश्चन देगा। तो बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए, लाइक सब्सक्राइब जबरदस्त तरीके से कर दीजिए, जितना ज़्यादा वो शेयर कर दीजिए। बहुत ही बेहतरीन क्लास हमारी चल रही है। अब देखिए, बात करते हैं हम। सबसे पहले क्या है कि अपनी एक सुप्रसिद्ध पुस्तक, ये लीजिए, 1 नंबर का तो ये भी हो सकता है, एजुकेशन साइकोलॉजी किसने लिखी थी? थॉर्नडाइक ने। 1 नंबर का तो यहीं ले आया मैं, ठीक है। एजुकेशन साइकोलॉजी किसने लिखी थी? पुस्तक थॉर्नडाइक ने। पूछ लेता है बहुत बार वो, तो ये मत कहना कि सर आपने बताया नहीं था, ये लो अभी बता दिया। एजुकेशन साइकोलॉजी थॉर्नडाइक ने लिखी थी, पूछ लेगा तो आप तुरंत ये वाले लेक्चर का वो हवाला देना कि वहां पर हमने बताया था। आगे बढ़ते हैं। फिर एक डेफिनेशन भी देखो मैंने लिख दी। मैं हर एक थ्योरी में जो उन साइंटिस्टों की डेफिनेशन है मैं आपको बताता रहूंगा। थॉर्नडाइक ने तो बहुत लंबी चौड़ी डेफिनेशन कही है, उसको देखते हैं क्या है। देखिए, अधिगम एक मानसिक प्रक्रिया है जो हमारी, यानी एक संज्ञानात्मक, एक मानसिक कह सकते हैं, हमारी प्रक्रिया है। उसमें क्या होगा, जो किसी विशिष्ट प्रकार की परिस्थिति में, जब हम एक किसी विशिष्ट प्रकार की परिस्थिति में फंस जाते हैं, यानी मैं एक परिस्थिति, एक प्रॉब्लम में आ गया, विशिष्ट प्रकार किसी उद्दीपन का संबंध, ठीक है, मैं किसी उद्दीपन यानी मुझे जो स्टिमुलस दिख रहा है एक विशिष्ट अनुक्रिया से होने पर, तो वो, अब मान लो मैं सिचुएशन में फंसा, सिचुएशन में फंसने के बाद मुझे एक उद्दीपन दिख रहा है कि भाई तुझे वो प्राप्त करना है, वो चीज तुझे चाहिए, तो तुम अनुक्रिया, यानी मैं अनुक्रिया करूंगा। वो अनुक्रिया होने पर प्राणी को कुछ ना कुछ सीखने को अवसर मिलता है। क्या सीखने को मिलेगा? कि भाई मैंने अनुक्रिया करी, मैं फेल हो गया, तो इसका मतलब क्या सीखने को मिला? कि ऐसे ये काम नहीं होगा। अब आप एडिसन की बात सोचिए, उसने कितनी बार वो बल्ब बनाने में फेल हुआ, हर बार एडिसन ने क्या बोला कि मुझे आज एक रूल पता चल गया जिससे बल्ब नहीं बनता। फिर अगली बार फिर फेल हुआ, फिर उसने फिर बोला एक और तरीका पता चल गया जिससे बल्ब नहीं बनता। कितना प्रोत्साहित बंदा रहा होगा वो, जिसने इतनी बार, हजारों बार फेल होने के बाद एक तरीका निकाला, ट्रायल एंड एरर ही तो चल रहा था उसका, जिसमें वो सफल हुआ। तो यही हमारे साथ होता है कि ट्रायल एंड एरर के बाद हम सफल हो जाते हैं। तो अनुक्रिया होने पर प्राणी को कुछ ना कुछ सीखने का अवसर बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया प्रदान करती है। यह बात क्लियर हो गई आपको? इसी को थॉर्नडाइक का उद्दीपन अनुक्रिया के नाम से संबंधित किया गया है, यानी स्टिमुलस एंड रेस्पॉन्स, स्टिमुलस एंड रेस्पॉन्स थ्योरी इसको बोला गया है। बिल्कुल नोट डाउन कर लेना। आगे बढ़ जाते हैं, अब लॉज की तरफ चलते हैं। बताइए दोस्तों, क्लियर होगी बात? ये लीजिए, लॉज की तरफ आते हैं। सबसे पहले मुख्य नियम, थॉर्नडाइक ने 3 मुख्य नियम दिए हैं, तीनों को मैं आपको बता देता हूं।
थॉर्नडाइक के 3 मुख्य हैं। पहला, तत्परता अथवा तैयारी का नियम, लॉ ऑफ रेडीनेस। शब्द का वो याद करना, तत्परता, इससे पकड़ो शब्द को, तत्परता। इंग्लिश वाले रेडीनेस से पकड़ो कि बच्चा रेडी होना चाहिए सीखने के लिए, तत्पर होना चाहिए। अगर बच्चा रेडी ही नहीं होगा सीखने के लिए, तत्पर ही नहीं होगा, तो कोई नहीं सिखा पाएगा। अगर बिल्ली पिंजरे से बाहर निकलना चाहती ही नहीं तो क्या निकल जाती? कितना ही मछली रख लो, कितना ही कुछ भी सुंदर सी चीज रख लो, वो बाहर आएगी ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि वो तत्पर नहीं है, रेडी नहीं है बाहर निकलने के लिए। तो पहला लॉ क्या है? लॉ ऑफ रेडीनेस। बात क्लियर हो गई। फिर आया अभ्यास का नियम, लॉ ऑफ एक्सरसाइज। देखिए, आप बार बार फेल तो होंगे, आपको क्या है, अभ्यास करते रहना है उसका। आपके पास कोई सिचुएशन है, आप फेल हो रहे हो, अभ्यास करते रहो। अभ्यास करते 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 एक टाइम ऐसा आएगा आप पास हो जाओगे, आपको वो चीज आ जाएगी। दूसरा नियम उसने यही कहा कि अभ्यास करते रहिए, अभ्यास का नियम है, तो लॉ ऑफ एक्सरसाइज। तीसरा नियम दिया उसने, प्रभाव का नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट, कि हमारा क्या है, जब भी हम कुछ चीज अनुक्रिया करते हैं तो हमारे दिमाग में फेल होने पर भी एक चीज बन जाती है, एक बिहेवियर बन जाता है कि इस तरह से ये काम करने पर ये नहीं होगा। तो ये बिहेवियर भी बहुत अच्छा है कि हमें पता है कि इसका इफेक्ट क्या पड़ा, कि इसे काम नहीं होना। तो तीनों लॉ को देखते हैं आराम से एक एक करके, इसमें कोई वो नहीं है। चलिए पहला लॉ देखते हैं, तत्परता अथवा तैयारी का नियम। देखिए, थॉर्नडाइक ने स्पष्ट किया है कि अधिगम के लिए यह आवश्यक है कि सीखने वाला सीखने के लिए तैयार हो। यह बात मैं आपको पहले बता चुका हूं, जब तक सीखने वाला तैयार नहीं होगा मैं कुछ नहीं कर सकता, आप कुछ नहीं कर सकते। यह बहुत इंपॉर्टेंट नियम है, ठीक है। जब अधिगम वाले के सामने कोई समस्या होती है तो वह उसे हल करने के लिए प्रयत्न करता है। भैया, प्रयत्न करना बहुत जरूरी है। अगर प्रयत्न ही नहीं करोगे तो क्या पास होगे? नहीं हो पाओगे। तो ये जो है लॉ किस पे सबसे ज्यादा फोकस कर रहा है कि प्रयत्न करो, बस इतना बहुत है, आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। तत्पर नहीं होते तब तक ना तो वह स्वयं सीख सकते और ना ही कोई दूसरा उन्हें सिखा सकता। ये बात बहुत आपको आराम से समझ में आ गई होगी, रेडीनेस या तत्परता। अगला देखते हैं, अगला क्या है, अभ्यास का नियम, लॉ ऑफ एक्सरसाइज। इसमें क्या होगा, देखिए, उपरोक्त नियम के अंतर्गत थॉर्नडाइक ने स्पष्ट किया है कि यदि अधिगम की क्रिया की आवृत्ति का मतलब दोहराहट, बार बार दोहराना, ठीक है, रिपीटेशन, आप इसे बोल सकते हो रिपीटेशन, तो आवृत्ति होती है, उसके अभ्यास का अवसर मिलता है तो अधिगम स्थायी होगा। और यदि उसे दोहराने के अवसर नहीं मिलते, उसका प्रयोग नहीं किया जाता, तो कुछ दिनों बाद वह विस्मृत हो जाती है। यानी अगर आप बार बार, अब मान लो बिल्ली को 3 महीने बाद फिर उस पिंजरे में छोड़ेंगे तो हो सकता है बिल्ली भूल जाएगी, फिर वही चारों तरफ लीवर दबाएगी। क्यों? 3-4 महीने हो गए, वो उस चीज को भूल चुकी। हो सकता है थोड़ा जल्दी निकल जाए लेकिन कुछ भूल भी चुकी होती है। तो ये क्या है, हमारा अभ्यास का नियम है। आपको जब एक चीज आ गई, मैथ्स में सबसे ज्यादा यूज होता है, आपको जब एक चीज आ गई तो उसका बार बार अभ्यास कीजिए। अभ्यास करने से आपकी वो चीज परमानेंट होती चली जाती है, परमानेंट होती चली जाएगी, और फिर ऐसा होगा कि आप उसको बहुत लंबे समय तक याद रखोगे, कभी भूलने के चांसेस सबसे कम हो जाएंगे। बात समझ में आ गई? तो अभ्यास बहुत जरूरी है, ये बात इस प्रयोग ने हमें बताया। अगला है प्रभाव का नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट। इस नियम में थॉर्नडाइक ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी क्रिया के परिणाम से व्यक्ति को संतोष प्राप्त होता है, मैंने बताया ना आपको कि मान लो उसको, उसके पास उसे नहीं हो पाया वो काम, तो उसका एक बिहेवियर चेंज आ गया कि इस तरीके से ये काम नहीं होता, लेकिन अभी वो असंतुष्ट है। जब तक वो उस काम को कर नहीं लेगा वो संतुष्ट नहीं होगा। तो इस संतुष्ट असंतुष्ट से इसको आप लिंक कीजिए, किसको? प्रभाव के नियम को। संतुष्टि और असंतुष्टि से आप इसको लिंक करेंगे। तो इस नियम में थॉर्नडाइक ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी क्रिया के परिणाम से व्यक्ति को संतोष प्राप्त होता है तो वह उसे क्रिया को पुनः करता है और उसे सीख जाता है, और यदि उसे करने से उसे संतोष प्राप्त नहीं होता तो उसे वो फिर नहीं करेगा। अब आप समझिए इसकी क्रिया को कितना इंपॉर्टेंट ये रूल है। अब यहां आपका रोल क्या आएगा? मान लीजिए किसी बच्चे को कोई क्रिया करने पर संतोष प्राप्त हो रहा है तो वो उसको छोड़ना चाहेगा, आगे ट्रायल एंड एरर नहीं करेगा, ना ट्राई करेगा, क्योंकि वो एरर से परेशान है, एरर से बहुत ज्यादा परेशान हो गया है। परेशान होने पर वो अब आगे
उसका नहीं ट्राई कर रहा, परेशान हो गया है और अब वो ट्राई नहीं कर रहा, तो आप उसे पुनर्बलन दो, आप उसे मोटिवेट करो, नहीं बेटा कर कर, फिर वो दोबारा ट्राई करेगा। तो उसे संतुष्टि का भाव जरूर देना है ट्राई कराने में कि बेटा नहीं, जब तक वो संतुष्ट नहीं होगा वो उस लेवल का ट्राई नहीं करेगा जिस लेवल का उसको करना चाहिए। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो 3 नियम हो गए दोस्तों, कौन कौन से हो गए? लॉ ऑफ, सबसे पहले क्या था हमारा? रेडीनेस, फिर उसके बाद लॉ ऑफ जो है हमारा एक्सरसाइज, और फिर प्रभाव का नियम था इफेक्ट, लॉ ऑफ इफेक्ट, जो हमने ये पढ़ा। तो ये 3 नियम तो मुख्य नियम है। ये क्वेश्चन जरूर पूछता है वो कि 4 नियम दे देगा, बताओ इसमें से कौन सा मुख्य नियम नहीं है, गौण नियम है। तो ये वाला क्वेश्चन भी, तो ये 3 तो आप प्रभाव ये वाले तो याद कर ही लीजिए। अब मैं लेता हूं गौण नियम। गौण नियम का मतलब जो है सेकेंडरी लॉ है ये, यानी ये सेकेंडरी लॉ है जो थॉर्नडाइक ने दिए। सबसे पहला है बहु प्रतिक्रिया का नियम, लॉ ऑफ मल्टीपल रेस्पॉन्स। जब तक बच्चा नहीं सीखेगा, जब तक वो रेस्पॉन्स ज्यादा नहीं देगा, पहले ट्रायल किया फेल हुआ, दूसरा ट्रायल दे, फेल होगा तीसरा ट्रायल दे, फेल होगा चौथा ट्रायल दे, ट्रायल देता रहे, ट्रायल एंड एरर ही तो है। तो मल्टीपल रेस्पॉन्स, उसको बहु प्रतिक्रिया देनी पड़ेगी, रेस्पॉन्सेस उसको ज्यादा रखने पड़ेंगे। एक बार फेल होके यूं बैठ गया कि अरे मेरे बस की नहीं है, बेकार हो गया, नहीं, तो कभी नहीं सीख पाएगा। इसलिए इसको बोलते हैं बहु प्रतिक्रिया का नियम, यानी लॉ ऑफ मल्टीपल रेस्पॉन्स। जरूरी नहीं है पहले रेस्पॉन्स में ही बच्चा सफल हो जाए, वो क्योंकि ट्रायल एंड एरर है, कोई सिखाने वाला नहीं है, लर्नर ही जो है सब कुछ है इसमें। टीचर तो पैसे पड़ा हुआ है बेचारा इसमें, आगे पढ़ेंगे आगे देखेंगे। तो इसका मतलब वो बहु प्रतिक्रिया जरूर करे, मल्टीपल रेस्पॉन्स, फेल होता रहे ट्राई करता रहे, फेल होता रहे ट्राई करता रहे। ठीक है, उसके बाद जो हम बात करते हैं वो करते हैं, अगला है हमारा सहचर्या का नियम। सहचर्या का नियम, इसको आप नोट करो। इतने पानी देख लेते हैं, पी लेते हैं। तो देखिए इसमें क्या होगा, साहचर्या के नियम में जो बच्चे के पास ज्ञान प्राप्त है, जो बच्चे के पास ज्ञान प्राप्त है उसको वो आगे के अपने रेस्पॉन्सेज में लगाएगा, तभी तो उसको क्या बोलेंगे? साहचर्या। एसोसिएट, एसोसिएट का मतलब है जो उसका पुराना ज्ञान है उसको वो नई सिचुएशन में लगाने की कोशिश करेगा। जैसे कि मान लीजिए मेरे को यह पता लग गया कि भाई ये काम करने से, या ये जो मोमबत्ती है इस तरह से जलती है, मोमबत्ती को जलाना मेरे को बच्चे को आ गया कि ऐसे माचिस से ये जल जाती है। तो अब ये जो मोमबत्ती जलाने का उसका एक ज्ञान है, उसको वो कहीं और यूज कर सकता है, पटाखा चलाने में भी कर सकता है। तो सहचर्या का नियम हो गया कि उसके पास एक पुराना ज्ञान है, उसके हिसाब से वो अपना नई रेस्पॉन्स में वो ज्ञान डाल सकता है। तो इसको बोलते हैं सहचर्या, लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग। बात समझ में आ गई? इसको ट्रांसफर ऑफ लर्निंग भी बोलते हैं कि भाई पुराने ज्ञान से नया ज्ञान सीख लेना, इसको ट्रांसफर ऑफ लर्निंग भी बोलते हैं। पुराने ज्ञान से कुछ नया ज्ञान सीख लेना। जैसे साइकिल चलाने का ज्ञान था, स्कूटी चलानी सीख ली, साइकिल चलाने का ज्ञान था, स्कूटी चलानी सीख ली, इस तरीके का भाई पुराना ज्ञान साइकिल वाला यूज करा, उससे नई स्कूटी हमने चलानी सीख ली। तो ये जो मैं बोलता रहता हूं, जितने भी एग्जाम्पल्स हैं आप लिखते रहा करो दोस्तों, लिखने में बहुत मदद होगी। वही है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस आपकी भी हो जाएगी। चलिए उसके बाद करते हैं आत्मीकरण का नियम, लॉ ऑफ एसिमिलेशन। लॉ ऑफ एसिमिलेशन का मतलब हो गया हमारा ज्ञात से अज्ञात की तरफ, ज्ञात से, इसमें लिख लीजिए ज्ञात से अज्ञात की तरफ। यानी टीचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बच्चे को क्या ज्ञात है, पहले जो उसको पता है उससे लेके आओ और फिर अज्ञात की तरफ ले आइए, नई चीज सिखा दीजिए। अज्ञात का मतलब हो गया जो नहीं पता वो सिखा दो। यानी जैसे मैथमेटिक्स का फार्मूला है, मैथमेटिक्स का फार्मूला है, तो मान लीजिए मुझे पहले स्क्वायर 2 का स्क्वायर बच्चे को सिखाना है कि 2 का स्क्वायर कितना होता है, तो 2 गुणा 2 होता है। तो ये तो बच्चे के लिए अज्ञात चीज है, ये तो बच्चे के लिए अज्ञात चीज है, लेकिन ये तो ज्ञात है कि 2 दूनी 4 होते हैं।
तो ये ज्ञात से मैं उसको ये अज्ञात चीज सिखाने की कोशिश करूंगा। मैं उससे ये रिलेट करूंगा कि देख बेटे, तूने 2 गुणा 2 पढ़ रखा है, आज मैं तुझे उसे ढंग से दूसरी तरीके से लिखना सिखाता हूं। देख, यदि पावर ऐसे लिख दें इसका जो है, तो ये इसका मतलब भी यही होता है। तो कहने का मतलब है ज्ञात से अज्ञात की तरफ। ये टीचर का बहुत इंपॉर्टेंट काम है कि उसको क्या सिखाना है, अज्ञात, यानी जो पुराना उसका ज्ञान है उससे एक नया ज्ञान दे दीजिए। जो पुराना ज्ञान है उससे एक नया ज्ञान उसको दे दीजिए। बात समझ में आ गई। उसके बाद आंशिक क्रिया का नियम, लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी, यानी इसमें क्या है, अपूर्ण से पूर्ण की तरफ चलना है आपको। पहले आप छोटे छोटे वो दीजिए, फिर पूरा सिखा दीजिए। अपूर्ण से पूर्ण की तरफ, अपूर्ण से पूर्ण की तरफ आपको चलना है। यानी आप पहले अधूरे अधूरे चैप्टर दीजिए और फिर एकदम कंबाइंड उसको पूरा चैप्टर सिखा दीजिए, तो क्या हो जाएगा, अपूर्ण से पूर्ण की तरफ को सीखने लग जाएगा। बात समझ में आ गई दोस्तों। आखिरी वाला क्या है, लॉ ऑफ डिस्पोजिशन, यानी मनोवृत्ति का नियम, मनोवृत्ति का नियम। ठीक है, इसमें क्या है कि बच्चा जो है, जो हमारा मनोवृत्ति का नियम है, तो इसमें मानसिक स्थिति पर डिपेंड करता है। मनोवृत्ति का नियम जो है हमारा मानसिक स्थिति पर डिपेंड करता है कि भाई बच्चे की मानसिक स्थिति कैसी है। यदि उसकी मानसिक स्थिति सही नहीं होगी तो वो नहीं सीख पाएगा। मानसिक स्थिति उसकी प्रबल रहेगी तो वो बड़े आराम से इन चीजों को सीख लेगा। तो ये गौण नियम हमने दोस्तों सारे कर लिए हैं। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गए होंगे। अब मैं 1-2 बेसिक क्वेश्चन लेके आया हूं। बेसिक क्वेश्चंस को और करते हैं, क्योंकि हमारे पास समय सीमा का थोड़ा अभाव है, टाइम हमारा थोड़ा ज़्यादा लग गया है। तो फटाफट से हम 5-7-10 क्वेश्चन मैं लेके आया हूं, उनको मैं चेक कर लेता हूं। देखिए क्या है, सीखना अधिगम का अर्थ है। सीखना यानी अधिगम का अर्थ है, बताइए क्या, व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास, भाषा का शुद्ध ज्ञान, बौद्धिक ज्ञान, बच्चों को पढ़ाना। तो मैंने बताया मोस्ट पॉजिटिव आंसर लगाना है। बताओ, यानी व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास, सबसे ज्यादा विकास, ये पॉजिटिव लग रहा है। भाषा का शुद्ध ज्ञान, भाषा ही अकेला थोड़ी सीखना हो गया। बौद्धिक ज्ञान, ये भी अकेला थोड़ी सीखना हो गया। और बच्चों को पढ़ाना, तो सबसे पॉजिटिव ये है कि पूरा विकास करेंगे हम आपका। तो ये हमारा उत्तर हो गया, इसको हम टिक कर देंगे। मैंने आपको बताया ना, मोस्ट पॉजिटिव से ही आप क्वेश्चन को कर लेंगे। आगे देखिए, सीखने का परिघटना में आवश्यक घटक नहीं है, नेगेटिव नहीं, नेगेटिव वाला जवाब है। नहीं पे जरूर जोर देना। क्या नहीं है, प्रेरक तो है, शिक्षक का मुझे अभी डाउट है, अधिगमकर्ता भी है और आंतरिक अवस्था भी है। यानी प्रेरक भी हो उसके पास, अधिगमकर्ता भी हो और आंतरिक अवस्था भी। शिक्षक ना भी हो तो भी चलेगा। क्यों? क्योंकि ट्रायल एंड एरर थ्योरी में शिक्षक का केवल मोटिवेट करने जितना काम होता है, बाकी बच्चा खुद ही सीखता है। अब बिल्ली ने जो सीखा ऐसी बच्चा भी सीखेगा, वहां शिक्षक का कोई रोल नहीं था। हां, बिल्ली थक हार जाती तो हो सकता है उसका मालिक उसे प्यार पुचकार के कहता चल बेटा ट्राई कर। ऐसे ही शिक्षक भी प्यार पुचकार के बच्चे को कह सकता है नहीं बेटा और ट्राई कर। बस इतना ही शिक्षक का काम है। तो शिक्षक इसमें नहीं यूज होगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं, अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना अधिगम। यह कथन किसने कहा? अब याद करो, मैंने बताया था अनुभव एवं प्रशिक्षण। आप गेट में से निकल के जाते हो प्रशिक्षण संस्थान के, तब जाके आपको क्या अधिगम होता है। तो गेट में से निकल के जाते हो, ये से लगाया था, ये रहा हमारा उत्तर, गेट्स। बहुत बढ़िया तरीके से मैंने आपको बता दिया था। और देखो उन्होंने महोदय, इज्जत भी पूरी दी है क्वेश्चन वालों ने, गेट्स महोदय का, तो पूरी इज्जत दी है गेट को। आगे बढ़ते हैं, बालकों में अधिगम। बालकों में अधिगम क्या है? शिक्षक द्वारा ज्ञान के स्थानांतरण द्वारा होता है। भाई शिक्षण जो ज्ञान का ट्रांसफर करता है उससे होता है, या तो सही है पाठ्य पुस्तक को पढ़ने से होगा, किताबी कीड़ा बन जाए उससे होगा, ज्ञान को रटने से होगा, रोट मेमोरी से होगा, या क्रिया करके होगा, तो रेस्पॉन्सिस करके होगा। तो यही हम पढ़ रहे हैं, रेस्पॉन्सिस करके होना चाहिए, बिल्कुल सही है। ये सारे नेगेटिव है, वो मोस्ट पॉजिटिव है। बताइए बात समझ में आई नहीं आई? चैप्टर पढ़ने के बाद, चैप्टर पढ़ने के बाद आपको समझ में आना चाहिए, बस यही हमारी मेन वो है। अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक, अधिगम को जो प्रभावित करे, शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य बिल्कुल करेगा, ये टिक कर दो। अधिगम की इच्छा बिल्कुल करेगी, टिक कर दीजिए। अभिप्रेरणा करेगी, तो क्या हो गया, उपरोक्त सभी आ जाएंगे। बताइए, क्वेश्चन बिल्कुल इजी बना दिए हैं,
ये वही क्वेश्चन है जो टैट सी टैट में आए हुए हैं। आपने हमारी क्लास देखी, अब ये क्वेश्चन मजाक लग रहे होंगे आपको, बिल्कुल मजाक लग रहे होंगे। देखिए, अधिगम का प्रभाव का नियम किसने दिया? अधिगम के प्रभाव, लॉ ऑफ इफेक्ट लिख दूं इंग्लिश में, लॉ ऑफ इफेक्ट, फटाफट से बता दो किसने दिया। अब तो याद हो गया होगा सभी बच्चों को, थॉर्नडाइक ने दिया। बताइए याद हो गया नहीं हो गया? यहीं पे ही याद होगा, मैंने आपको बताया। बस जुड़े रहिए हमारे साथ। थॉर्नडाइक के सीखने के मुख्य नियम नहीं है, यानी गौण नियम कौन कौन से हैं बताइए? गौण नियम जल्दी से बता दीजिए कौन सा है? तत्परता, ये तो मुख्य है। प्रभाव मुख्य है। अभ्यास मुख्य है। मनोवृत्ति का नियम, मनोवृत्ति में हमने आपको बताया था कि बच्चे की जो है मानसिक स्थिति थोड़ी बेटर होनी चाहिए, तब वो सीखेगा। यह एक गौण नियम है। अब आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, बहुत ही तेजी में सवाल आपके द्वारा किए जा रहे होंगे। अधिगम में प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, ट्रायल एंड एरर, ट्रायल एंड एरर बता दो किसने दिया था? ट्रायल एंड एरर। अब तो क्वेश्चन चुटकियों में हो जाएंगे, थॉर्नडाइक ने दिया था। थॉर्नडाइक ने दिया था। बताइए कितने आराम से आपसे सवाल हो रहे हैं, इससे ज्यादा आराम से और क्या होगा? अधिगम की सफलता का मुख्य आधार माना जाता है। अधिगम की सफलता का मुख्य आधार, दंड व आरोप, दंड तो कहीं माना ही नहीं जाता मुख्य, ठीक है। पुरस्कार व प्रशंसा, ये थोड़ा ठीक है। लक्ष्य प्राप्ति की उत्कर्ष शिक्षा, ये और बढ़िया है, इस पर लंबा टिक लगा दो। अधिकारी बनने की इच्छा बिल्कुल नहीं, तो ये हो गया हमारा 3। बताइए बिल्कुल क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा बात? आगे बढ़ जाते हैं। ये देखिए, निम्नलिखित में से किसने सीखने के सिद्धांत को प्रतिपादित नहीं किया? ठीक है, यानी थ्योरी ऑफ लर्निंग नहीं दी। अभी मैंने आपको नहीं पता चलिए कि थ्योरी, लेकिन मैंने आपको एक चार्ट बना के दिया। अगर आपने वो क्लासिफिकेशन दिए होंगे तो ऊपर लिखा होगा थ्योरी ऑफ लर्निंग, उसमें किसका नाम नहीं था? जरा पीछे जाके देख लो, बीएस ब्लूम का। बीएस ब्लूम ने टेक्सोनॉमी दी थी, थ्योरी ऑफ लर्निंग नहीं दी। आगे पढ़ेंगे इस चीज को, लेकिन आपको क्वेश्चन चाहते तो आप कर सकते थे। मैंने वो चार्ट बना के दिया था, उसमें बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट के नाम थे कि इन्होंने थ्योरी ऑफ लर्निंग दी, उसमें ब्लूम का नाम नहीं था। बिल्कुल क्लियर, आपको समझ में आ जाना चाहिए था कि भाई ब्लूम है ये। चाहे ब्लूम के बारे में आपने ना भी पढ़ा हो, तब भी ये क्वेश्चन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सीखना व्यवहार में कोई परिवर्तन है जो व्यवहार के परिणाम स्वरूप, मैंने बोला था कल, व्यवहार व्यवहार 2 बार गोल गोल घूम रहा है। व्यवहार बताया था, रटाया था। व्यवहार व्यवहार जो बार बार गोल गोल घूम रहा है, किसने बोला? गोलफोर्ड, यानी गुलीफोर्ड ने। बिल्कुल याद हो जाएगा, ये लीजिए गिलफोर्ड ने बोला था। बिल्कुल मैंने आपको कल स्पष्ट रटा दिया था, आप पिछली क्लास देखिए तो सही। गिलफोर्ड इसका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सीखने के प्रशिक्षण और त्रुटि का नियम, ट्रायल एंड एरर। देखते ही टिक लगाओगे जी, थॉर्नडाइक ने दिया। देखते ही टिक लगाओगे, किसने दिया? ट्रायल एंड एरर, थॉर्नडाइक ने। आगे बढ़ जाइए। निम्नलिखित में से सीखने के थॉर्नडाइक के प्राथमिक नियमों में कौन सा शामिल नहीं है? नेगेटिव है। कौन सा शामिल नहीं है? प्राइमरी में। प्राइमरी में देखिए, सबसे पहले एक्सरसाइज है, इफेक्ट है, रेडीनेस है। तो कौन सा बच्चा? एसोसिएटिव सिस्टम, साहचर्य का। साहचर्य का नियम है जो गौण नियम है। बताइए बात क्लियर हो गई? अगला, निम्नलिखित में कौन सा सीखने का नियम नहीं है? सीखने का ही नियम नहीं है। बताइए, लॉ ऑफ रेडीनेस तो है, प्रभाव भी है, स्ट्रेस नहीं है। यही है, ये तो सिखाया ही नहीं हमने आपको, तो कैसे हो जाएगा? ये सीखने का नियम नहीं है। बताइए दोस्तों, बिल्कुल क्लियर। बेसिक सवाल आपसे सारे होंगे, मैं पक्का बता रहा हूं। एक लास्ट सवाल और देख लेते हैं। जब एक स्थिति में अर्जित ज्ञान का उपयोग दूसरी स्थिति में किया जाता है, मैंने बताया था ट्रांसफर, ज्ञान का ट्रांसफर। साइकिल चलाने से स्कूटी चलाना, तो क्या आएगा? ट्रांसफर ऑफ लर्निंग या ट्रांसफर इन लर्निंग। बताइए बात समझ में आ गई दोस्तों? बिल्कुल बेसिक सवाल थे ये। इसका प्रैक्टिस सेट लेके आऊंगा बहुत ही बेहतरीन। जब तक के लिए बस आप क्या कीजिए, एक बार लाइक सब्सक्राइब और शेयर बहुत भयंकर कर दो। बस ऐसा कर दो जो बाढ़ सी आ जाए, शेयर कर दीजिए, ताकि हम भी बहुत बढ़िया मोटिवेट होके ऐसे ऐसे कंटेंट लेके आएंगे बेहतरीन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। आपने बहुत पेड बैचेस से पढ़ा है, आज एक बार फ्री ऑफ कॉस्ट से बेहतरीन बैच से पढ़ के देखिए, आपको मजा आ जाएगा दोस्तों। अगली क्लास लेके फिर आऊंगा, जब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।